नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। 31वां प्रश्न हम योजना परियोजना के अंतर्गत अब देखने जा रहे हैं। 30 प्रश्न हमारे कंप्लीट हुए। केंद्र सरकार ने आगामी वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए कितने करोड़ रुपए का आवंटन किया है। बजट के अंतर्गत ये प्रावधान किया गया था। वित्तीय वर्ष जब 21-22 की बात हो रही है, बजट का ये प्रावधान है। और इसके अंतर्गत जो हम प्रश्न देख रहे हैं उसमें जहां से भी योजना पे प्रश्न बनेंगे सब हम कवर कर रहे हैं। 16,000 करोड़ रुपए इस वर्ष के लिए इसमें रखे गए हैं। और ये जो फसल बीमा योजना है, इसमें फसलों की सुरक्षा को बढ़ाने के लिए प्रयास किया जाता है। 13 जनवरी, जो PMFBY है, 13 जनवरी 2016 को इसको शुरू किया गया था। और ये जो योजना है इसके अंतर्गत बाढ़, आंधी, तेज बारिश, इसके चलते जो भी फसल का नुकसान होता है उसकी भरपाई की जाती है। समग्र शिक्षा योजना से वित्त पोषित आवासीय विद्यालयों और छात्रावासों के नाम क्या रखे गए हैं। जो भी आवासीय विद्यालय और छात्रावास हैं उनके नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर रखा गया है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय, इस तरीके से। और ये समग्र शिक्षा योजना क्योंकि पूरे जहां भी चलती है, जो भी राज्य हैं जहां पर केंद्र शासित प्रदेश जहां पर इनको चलाया जाता है, तो हर जगह इनका नाम यही रखा गया है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। 383 आवासीय विद्यालय और 680 छात्रावासों का नाम इनके नाम पर रखा जा चुका है। डोभी दुर्गापुर प्राकृतिक गैस पाइपलाइन जो प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा परियोजना का एक हिस्सा है, एक है प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा परियोजना और उसका हिस्सा है डोभी दुर्गापुर प्राकृतिक गैस पाइपलाइन। किस राज्य में ये डोभी दुर्गापुर प्राकृतिक गैस पाइपलाइन स्थित है। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। 348 किलोमीटर की ये परियोजना, लंबाई इसकी है 348 किलोमीटर। डोभी दुर्गापुर प्राकृतिक गैस पाइपलाइन, ये सेक्शन जो है इसकी लंबाई है। इसको प्रधानमंत्री मोदी ने समर्पित किया था देश को। हल्दिया रिफाइनरी की दूसरी कैटेलिटिक इसो डेवेक्सिंग इकाई इसको बोलते हैं, उसकी आधारशिला भी इन्होंने रखी थी। भारत की पहली भूतापीय क्षेत्र विकास परियोजना कहां पर स्थापित की जाएगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न में है, तो आप इस पे 3 4 5 जो भी स्टार लगाने हो लगा लीजिए। पूछेगा क्या आयोग, किसी को नहीं पता, लेकिन क्या पूछना चाहिए ये तो सबको पता होता है। अगर अच्छे से एनालाइज किया जाए, आप लोग भी जान जाते हैं। तो हम लोग क्या पूछा जा सकता है उसकी तैयारी कर रहे हैं। क्या वो पूछ लेगा ये तो गारंटी नहीं ली जा सकती। तो भारत की पहली भूतापीय क्षेत्र विकास परियोजना लेह में स्थापित की जाएगी। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। और इसके लिए त्रिपक्षीय समझौता हुआ लद्दाख प्रशासन, लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद और तेल और प्राकृतिक गैस लिमिटेड जो ONGC है उसके बीच में। तो त्रिपक्षीय समझौता इसके बीच में हुआ था और ये भारत की पहली भूतापीय क्षेत्र विकास परियोजना है, इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने उत्तरी सागर में दुनिया का पहला ऊर्जा द्वीप बनाने संबंधी एक परियोजना को मंजूरी दी है। तो परियोजना को मंजूरी प्रदान की है जो कि दुनिया का पहला ऊर्जा द्वीप बनाने संबंधी है ना। एनर्जी आइलैंड नॉर्थ सी में ये बनाने जा रहा है और ये है डेनमार्क। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उत्तरी सागर में दुनिया का पहला ऊर्जा द्वीप ये बनेगा। बहुत बड़ा होगा, जैसे फुटबॉल के मैदान अगर ले लें तो 18 फुटबॉल के मैदानों को अगर आप जोड़ लें उतना ज्यादा इसका एरिया होगा, इतने एरिया को ये कवर करेगा। और वहां पे जो ऊर्जा की जरूरतें हैं उनको पूरा करने, विद्युत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हरित ऊर्जा का उत्पादन और भंडारण किया जाएगा। परिवार पहचान पत्र योजना का संबंध भारत के किस राज्य से है। कौन सा राज्य है जो परिवार पहचान पत्र योजना शुरू कर रहा है, फैमिली आइडेंटिटी कार्ड, और ये है हरियाणा। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और ये प्रत्येक परिवार को एक 8 यानी 8 डिजिट अल्फा न्यूमेरिक प्रदान किया जाएगा। अल्फा न्यूमेरिक होगा जिसमें जैसे होता है ना, आपको लिख दिया जाए RP13K, इस तरीके से इसको बनाया जाएगा। 8 डिजिट का होगा और हरियाणा में निवास करने वाले सभी लोगों को वो जारी किया जाएगा। और पंजीकरण पहचान पत्र उन लोगों को भी जारी कर दिया जाएगा जिनके पास अभी निवास के बारे में पूरा डेटा नहीं है, उसको पूरा नहीं करते हैं उन शर्तों को, तो उनको पंजीकरण पहचान पत्र जारी किया जाएगा। उसको PPP बोलेंगे, ठीक है ना।
और सॉरी पंजीकरण पहचान पत्र, अब उसको जो भी बोल लीजिए, रजिस्ट्रेशन आइडेंटिफिकेशन ये होगा, और जो पीपीपी तो है वो परिवार पहचान पत्र, तो ये ध्यान रखना है आपको। ये आपसे बस इतना पूछा जाएगा कि परिवार पहचान पत्र योजना किस स्टेट से संबंधित है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, जिसने 1.75 करोड़ लाभार्थियों का आंकड़ा पार कर लिया है, किस केंद्रीय मंत्रालय की ये योजना है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये जो मंत्रालय है वो महिला और बाल विकास मंत्रालय है। अब जरा इसके बारे में और बात कर लेते हैं। प्रधानमंत्री वंदना, जो मातृ वंदना योजना है, कब शुरू की गई? ये 2016 में इसको लॉन्च किया गया था। गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली जो महिलाएं हैं, उनको उनके पहले बच्चे के जन्म पर 3 किस्तों में 5,000 रुपए इसमें मिलते हैं। कितने? 5,000 रुपए मिलते हैं, और इसकी 3 किस्तें होती हैं। 3 किस्तों में ये दिए जाते हैं, है ना। और इसी में ये आंकड़ा है कि 2020 तक 1.75 करोड़ लाभार्थियों का आंकड़ा इसने पार कर लिया है। निम्नलिखित में से अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के बारे में सत्य कथन कौन सा है, ये आपको बताना है। ए, बी, वी के वाई। इस योजना को कर्मचारी कल्याण राज्य बीमा निगम द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। इसके तहत बीमित व्यक्ति के लिए बेरोजगार होने पर नगद मुआवजा का प्रावधान किया गया है, और ये योजना 2018 में शुरू की गई थी। ये सभी के सभी स्टेटमेंट इसके बारे में सही है। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 2018 में ये शुरू की गई थी। नगद मुआवजा दिया जाता है बेरोजगार अगर होते हैं कोई, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। अगर इसमें आपसे पूछा जाए कि मुआवजा देने का प्रावधान है या नहीं, तो नगद मुआवजा का प्रावधान इसके अंतर्गत किया गया है। मित्र योजना, जिसकी घोषणा हाल ही में केंद्रीय बजट में की गई। हाल ही में का मतलब होता है जो लेटेस्ट अभी आया था, तो लास्ट का अभी का जो केंद्रीय बजट है 2021-22 का, तो उसमें मित्र योजना, तो मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क इसका फुल फॉर्म है। मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क इसका फुल फॉर्म है, और ये कपड़ा मंत्रालय की योजना है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। और प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव के तहत, पीएलआई के तहत इसको शुरू किया गया है। और इसका उद्देश्य क्या है इस योजना का? तो इसका उद्देश्य है इस उद्योग को और ज्यादा प्रतिस्पर्धी बनाना, है ना। और इससे क्या होगा? निवेश आकर्षित होगा, रोजगार सृजन को बढ़ावा मिलेगा। 3 वर्षों में 7 टेक्सटाइल पार्क स्थापित करने की इसके अंतर्गत योजना बनाई गई है। 3 वर्ष में 7 टेक्सटाइल पार्कों की स्थापना। अरुण जल विद्युत परियोजना का निर्माण किस देश में किया जा रहा है? अरुण जो जल विद्युत परियोजना है, ये नेपाल में निर्मित की जा रही है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। उस समय प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली हुआ करते थे, और केपी शर्मा ओली ने नेपाल का जो निवेश बोर्ड है, और उसने भारत के सतलुज जल निगम, जो विद्युत निगम का कार्यभार देखने वाला हमारे यहाँ का जो संस्थान है, उसके साथ बातचीत इनकी हुई थी। उनको अपना कार्य सौंपा था कि वही निर्माण इसका करेंगे। और ये, लेकिन अब वहां के, ये ध्यान रखना, जुलाई 2021 में वहां पर सत्ता परिवर्तन हुआ है, और अब शेर बहादुर देवबा वहां के नए पीएम है। शेर बहादुर देवबा वहां के नए पीएम है, ये ध्यान रखना। सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना में कितने नए लघु वन उत्पादों को सम्मिलित किया है? लघु वन उत्पाद कितने सम्मिलित किए गए हैं? इसके अंतर्गत 14 लघु वन उत्पाद सम्मिलित किए गए हैं। इसमें टसर, कोकून, सूखा कैथा, बांस, माल कांगनी, ये जंगली सूखे मशरूम, इन सबको शामिल किया गया है। जो न्यूनतम समर्थन मूल्य और लघु वन उपज योजना है, ये 2011 में शुरू की गई थी केंद्र सरकार के द्वारा, है ना। तब से ये चली आ रही है, और धीरे धीरे इसको लिस्ट अपडेट किया जाता है। तो अभी लघु वन उत्पाद जो शामिल किए गए, उनकी संख्या बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। वैसे इसकी शुरुआत जो है, ये शुरू किया गया था न्यूनतम समर्थन मूल्य एवं लघु वन उपज योजना की मूल्य श्रृंखला करके, ऐसे इसको डेवलप किया गया था। तो उसमें जब श्रृंखला है तो धीरे धीरे सीरीज में अपडेट होती हैं चीजें। 2011 में, ध्यान रखना है। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना कार्यक्रम जिन राज्यों में लागू किया गया, वहां स्वास्थ्य परिणामों में महत्वपूर्ण सुधार हुए हैं। और दूसरा है कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना द्वारा, यानी पीएम जय, सरकार पूरी तरीके से वित्त पोषित विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा
आश्वासन योजना है, दोनों बातें यहाँ पर सही है। पीएम जय ये पूरे भारत की नहीं, पूरे विश्व की सबसे बड़ी योजना है। भारत तो में तो ये चल ही रही है ना। और इसमें दो तीन बातें आप ध्यान रखिएगा, ये पूरी तरीके से वित्त पोषित सरकार के द्वारा है। परिवार के आकार, आयु या लिंग पर कोई सीमा, मतलब उसका कोई प्रभाव इसमें नहीं पड़ता, कोई सीमा नहीं है। और इस योजना के तहत पहले से मौजूद विभिन्न चिकित्सीय परिस्थितियों और गंभीर बीमारियों को पहले दिन से ही शामिल कर लिया जाता है। कभी आपसे पूछा जाए तो पहले दिन से ही, जैसे बीमा हो पहले दिन से ही, फर्स्ट डे से ही इसको शामिल कर लिया जाता है। ये एक इसकी इंपॉर्टेंट बात है। आकार, आयु या लिंग का कोई प्रभाव इस पे, फैमिली कितनी बड़ी है, ये सब कुछ प्रभाव इस पे नहीं पड़ता है। विवाद से विस्तार योजना का संबंध किससे है? तो ये अक्सर चर्चा में रहती है। जब निर्मला सीतारमण जी को आप सुनेंगे तो इसकी चर्चा कर ही देती हैं। विवाद से विश्वास योजना कराधान प्रणाली में वाद कम करने के लिए है ना। तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बजट 2020-21 के अंतर्गत उज्ज्वला योजना का कितने करोड़ अतिरिक्त लाभार्थियों तक विस्तार करने का लक्ष्य रखा गया? क्वेश्चन को सही से पढ़िए, कितने करोड़ अतिरिक्त लाभार्थी। आप यहाँ पे टोटल लाभार्थियों की संख्या नहीं बताएंगे। 8 करोड़ परिवारों को इसका लाभ मिल गया है, 9 को मिलना है, अतिरिक्त कितने हुए? 1 करोड़। तो यही जो प्लस हुए हैं यही पूछा जा रहा है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 1 करोड़ अतिरिक्त लाभार्थियों का विस्तार इसके अंतर्गत किया जाएगा। प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना के लिए आगामी 6 वर्षों में कितना व्यय करने का प्रावधान बजट 2021-22 में रखा गया है? तो इसके अंतर्गत 2021-22 के अंतर्गत जो प्रावधान है वो है 64 करोड़ 180 रुपए का। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 64 करोड़ 180। तो 6 वर्ष में यह प्रावधान रखा गया है कि आगामी 6 वर्षों में इतना खर्च किया जाएगा प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना के अंतर्गत। एक बात यहां पर और मैं सोच रहा हूं ऐड किया जाए, उज्ज्वला योजना के बारे में थोड़ा सा मैं बताना चाहता हूं। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1 मई का, ये तिथि 1 मई 2016, 1 मई 2016 को इसकी शुरुआत की गई थी। गरीब महिलाओं को मुफ्त एलपीजी गैस कनेक्शन देने की बात इसके अंतर्गत की गई थी। कनेक्शन तो बांट दिए गए लेकिन गैस जो है वो महंगी बहुत हो गई है ना। तो ये भी एक समस्या है गरीब लोगों के लिए। खेलो इंडिया योजना को किस वित्तीय वर्ष तक बढ़ाया गया है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। केंद्रीय खेल मंत्रालय के अंतर्गत ये चल रही है योजना, और इसको 2021-22, पहले इसका लक्ष्य रखा गया था 2021-22, अब इससे बढ़ाकर इसको कर दिया गया है 25-26। ए ऑप्शन इसका करेक्ट है, 25-26 इसको कर दिया गया है बढ़ा के। और इसके लिए 8750 करोड़ रुपए की राशि का भी अनुमान नई खेलो इंडिया योजना के कार्यान्वयन के लिए लगाया गया है कि इतना पैसा और खर्च होगा। पाकुल दुल जल विद्युत परियोजना भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में प्रस्तावित है? तो पाकुल दुल जो है, या पाकल दुल इसको बोलते हैं, तो पाकल दुल ये जम्मू और कश्मीर की, बी ऑप्शन इसका करेक्ट है, ये परियोजना है। और 1000 मेगावाट की ये परियोजना है और केंद्र शासित प्रदेश अब है जम्मू कश्मीर। उसके किश्तवाड़ जिले में चिनाब की सहायक नदी है मरुशुदर नदी, ये ध्यान रखना, मरुशुदर रिवर। और ये सहायक नदी है चिनाब की, मतलब चिनाब की सहायक ये, तो उसी पर यह प्रस्तावित है, किश्तवाड़ जिले में है, मरुशुदर नदी पर यह प्रस्तावित है। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना की घोषणा की है? अब चिरंजीवी योजना में आपको कंफ्यूजन हो जाएगा, तो ये इसी समय रट लीजिए, अशोक गहलोत के साथ इसको याद कर लीजिए, उनकी उम्र ज्यादा भी है तो चिरंजीवी रहे वो इस तरीके से। तो राजस्थान गवर्नमेंट, ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है, 18 मार्च 2021 को इसको घोषित किया था उन्होंने, मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना, और सार्वभौमिक स्वास्थ्य योजना है ये। तो ये राजस्थान गवर्नमेंट की है, स्टेट लेवल की। निम्नलिखित में से राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम में शामिल योजनाएं कौन कौन सी हैं? राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम जो है, एनएसएपी जिसको बोलते हैं, एनएसएपी के अंतर्गत 5 योजनाओं को शामिल किया गया है। इन 5 योजनाओं का नाम भी आपको पता होना चाहिए। इसके अंतर्गत एक योजना है
IGNOAPS यानी इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना। दूसरी इसके अंतर्गत योजना है NFBS, ये भी सही है। एक अन्नपूर्णा योजना है। दो योजनाएं और आप याद कर लीजिए जो इसके अंतर्गत शामिल हैं। एक योजना है इसके अंतर्गत इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना, तो एक विधवा वाली जो पेंशन योजना है वो, और एक इसके अंतर्गत योजना और है राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना। तो विकलांगता वाली भी इसमें जोड़ लीजिए, जो विकलांगता वाली पेंशन योजना है ये भी, ये 5 इसमें शामिल है। तो इसका उत्तर तो यही हो जाएगा कि इसमें से सभी शामिल है। ये आपसे पूछी जा सकती है। जो ये योजना है 15 अगस्त 1995 को लागू की गई थी, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम 1995 में ये शुरू हुई थी 15 अगस्त को। ठीक है। भारत 2035 तक बंदरगाह परियोजनाओं पर कितने बिलियन डॉलर का निवेश करेगा? 2035 तक भारत को आत्मनिर्भर भारत के विजन को प्राप्त करने के लिए अपने बंदरगाहों को भी, समुद्री बुनियादी ढांचे को भी सुधारना होगा, और इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी ने 82 बिलियन डॉलर ये बजट ऐलान किया है कि 2035 तक इस पे निवेश किया जाएगा। उत्तर प्रदेश बजट 2021-22 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आयुष्मान भारत योजना के लिए 1300 करोड़ रुपए की व्यवस्था का इसके अंतर्गत प्रस्ताव है, और प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के लिए 320 करोड़ रुपए की बजट में व्यवस्था प्रस्तावित है इसके अंतर्गत। यहाँ पर जो परियोजनाएं बजट में आई हैं, चाहे वो सेंट्रल चाहे यूपी के बजट हो, सब इसमें शामिल करने की कोशिश हमने की है, तो आपका एक साथ रिवीजन हो जाएगा। तो इसमें जो 2021-22 का बजट रहा है, आयुष्मान भारत योजना के तहत 1300 करोड़ रुपए, और मातृत्व जो वंदना योजना है इसके लिए 320 करोड़ रुपए का प्रावधान यहाँ किया गया है उत्तर प्रदेश में। तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आपको मैं बताना चाहता हूं कि अगर आप RO और यूपी PCS का एग्जाम दे रहे हैं तो आप 6307281212 पर कांटेक्ट करके इसके टेस्ट सीरीज के बारे में जानकारी ले सकते हैं, और IAS प्रेप एकेडमी ऐप को डाउनलोड करके आप वहां से भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं। महासंग्राम के नाम से हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है, और भी हमारे कार्यक्रम है, उनका लाभ उठा सकते हैं। उत्तर प्रदेश बजट 2021-22 के अनुसार निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण योजना, जो योजना है ग्रामीण, उसके अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 में 1 लाख आवासों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया, और दूसरा है कि इस योजना हेतु 7,000 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित है। 21-22 में इसके लिए जो बजट है वो तो 7,000 करोड़ है, लेकिन जो आवासों का लक्ष्य रखा गया है वो 1 लाख नहीं, वो 6 लाख आवासों का लक्ष्य रखा गया है। पहला गलत, दूसरा सही, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। बाकी जो है ये 6 लाख आवास याद रखना 2021-22 में उत्तर प्रदेश में निर्मित किए जाएंगे। उत्तर प्रदेश बजट 2021-22 के बारे में यहाँ पे भी सत्य कथन आपको बताना है। मुख्यमंत्री प्रवासी श्रमिक उद्यमिता विकास योजना हेतु 100 करोड़ रुपए की बजट व्यवस्था का प्रस्ताव किया गया। तो ये 100 करोड़ रुपए है प्रवासी श्रमिक उद्यमिता विकास योजना। जब कोविड चल रहा था, लॉकडाउन हो रहा था, तो लोग बाहर से आ रहे थे, उनके लिए मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के लिए 200 करोड़ रुपए की धनराशि की व्यवस्था। तो इसके लिए जो जन आरोग्य योजना है इसके लिए भी 100 करोड़ रुपए की ही व्यवस्था की गई थी। आजकल अमाउंट बार बार पूछ लिए जाते हैं, आंकड़े को पूछे जा रहे हैं पेपर्स में, तो ये ध्यान रखना, ए ऑप्शन इसका करेक्ट है, दूसरा गलत है, पहला सही है। महिलाओं एवं बच्चों में कुपोषण की समस्या से निपटने के लिए मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना उत्तर प्रदेश में क्रियान्वित की जाएगी। किस सन से किस सन के बीच में? तो इसी बजट की बात है, तो 2021-22 में इसको क्रियान्वित किए जाने की बात की गई है। महिलाओं और बच्चों में जो कुपोषण की समस्या रहती है उससे निपटने के लिए मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना, ठीक है, ये इस योजना का नाम है। जो आंगनबाड़ी सेंटर्स हैं वहां पर पंजीकृत 6 माह से 5 वर्ष तक के जो कुपोषित बच्चे हैं, 11 वर्ष से 14 वर्ष तक की जो स्कूल न जाने वाली किशोरियां हैं, तो इन सबको क्या किया जाएगा, अतिरिक्त पोषण प्रदान करने का प्रयास किया जाएगा। उत्तर प्रदेश बजट 2021-22 में मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना हेतु कितने करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई? जो मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना है इसकी शुरुआत की गई थी 1 अप्रैल 2019 से, और बजट 2021-22 का जो रहा है इसके अंतर्गत 1200 करोड़ रुपए की व्यवस्था इसमें की गई है, ठीक है। और इसके अंतर्गत जो 1200 करोड़ रुपए दिए जाएंगे,
तो इसका इसी जो जो जिस मद में पैसे दिए जाते हैं उस योजना के लिए खर्च भी किया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। अगर वो राशि बचेगी तो उसी में उसको डाइल्यूट किया जाएगा, वो उसको समाप्त किया जाएगा, लेकिन अलग ऐसा नहीं है कि वो स्वास्थ्य विभाग में कहीं अलग खर्च कर दी जाएगी, ये ध्यान रखना है। और इसमें जो पात्र बालिकाएं हैं वो 6 विभिन्न श्रेणियों में 15,000 रुपए की सहायता प्राप्त करती हैं। 15,000 रुपए पर बालिका इसमें सहायता की जाती है मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के अंतर्गत। अप्रैल 2019 में शुरू हुई थी। आपको अगर कोई भी एग्जाम पास करना है तो उसका सबसे सटीक उपाय क्या होता है? प्रैक्टिस करना, है ना। आप ओल्ड ईयर पेपर उसके देखिए, आप नए क्वेश्चन भी, क्योंकि अब केवल पुराने नहीं पूछे जाते हैं, तो टेस्ट सीरीज करिए, तभी आपकी जो तैयारी है वो मुकम्मल हो पाएगी, लगेगा कि हाँ कुछ अब तैयार है। क्योंकि केवल पढ़ लेने से फिर नहीं हो पाएगा, है ना। क्योंकि हथियार आपके घर में रखे हैं और आपने उसको कभी चलाया नहीं है, कैसे चलते हैं ये भी नहीं जाना, कि बस सिद्धांत पढ़ा है कि ऐसे ट्रिगर दबाएंगे तो दग जाएगी, गोली निकलेगी, तो इस तरीके से काम नहीं होने वाला है। बजट जो उत्तर प्रदेश का 21-22 का रहा है उसमें मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के अंतर्गत कितने करोड़ रुपए की बजट की व्यवस्था की गई है, ये प्रश्न है। तो इसके लिए जो दुर्घटना कल्याण योजना है इसके लिए 600 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ठीक है। 600 करोड़ रुपए। बाकी अभी दोनों जो हमने बताया उसके लिए 100 करोड़ रुपए है, ठीक है। यहां पर देखिए, ये दोनों के लिए मुख्यमंत्री प्रवासी श्रमिक उद्यमता विकास और जन आरोग्य जो यूपी की है, तो इन दोनों के लिए 100 करोड़ रुपए दोनों के लिए प्रावधान है। लेकिन यहां पर जब हमने ये वाली योजना डिस्कस की है, दुर्घटना कल्याण योजना, तो 600 करोड़ रुपए। उत्तर प्रदेश बजट 2021-22 में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत प्रदेश में कितने किसानों को लाभ मिलेगा? सम्मान निधि योजना है किसानों की, तो इसके अंतर्गत 2,40,00,000 किसानों को लाभ मिलेगा। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है, 2,40,00,000। किसानों की आय दोगुना करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? 2022 तक कहा गया है कि इसमें दोगुना कर दिया जाएगा, और इसी के लिए बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं। आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना भी 2021-22 से क्रियान्वित करने की बात इसमें की गई थी, और 100 करोड़ रुपए इसके लिए भी प्रस्तावित किए गए थे। 2,40,000 करोड़ रुपए लोगों को लाभ मिलेगा। 2,40,00,000, 2,40,00,000, 2 लाख नहीं, 2,40,00,000। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत में प्रतिवर्ष 30 अप्रैल को आयुष्मान भारत दिवस मनाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वर्ष 2018 में आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत की गई थी। ट्रेडिशनल प्रश्न हो जा रहा है, लेकिन ये योजना हमेशा इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछी जा सकती है। 2018 में इसकी शुरुआत हुई थी, ये बिल्कुल सही बात है। बीमा कवर करता है, बीमा जैसे जो लोग, आप लोग इलाज कराने अगर जाए और आपके पास ये कार्ड है तो आपके पैसे फिर नहीं पड़ेंगे। फिर इसमें घोटाले भी बहुत सारे हुए। तो 30 अप्रैल 2018 को शुरू हुई थी, इस कारण से ये 30 अप्रैल को इसका आयुष्मान भारत दिवस का आयोजन किया जाता है। प्राथमिक उद्देश्य इसका क्या है? दूर दराज जो क्षेत्र है उसमें सस्ती चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध हो सके, मुहैया हो सके, इसके बारे में जागरूकता फैलाना, लोगों तक इसकी पहुंच बनाना। बीआरओ की प्रमुख परियोजना प्रोजेक्ट दंतक, जो हाल ही में खबरों में थी, किस देश में कार्यान्वित की गई है? बीआरओ की ये सीमा सड़क संगठन, बॉर्डर रोड जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी सबसे पुरानी परियोजनाओं में से एक है। जब प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू हुआ करते थे तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रोजेक्ट दंतक चलाया था। 24 अप्रैल 1961 की बात है ना। और ये जो 1961 में ये प्रोजेक्ट दंतक चला था, ये कहाँ चला था? भूटान में। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। तो भूटान में मोटर योग्य सड़कों के निर्माण का काम इसको सौंपा गया था। अभी इसका डायमंड जुबली पूरा हुआ है, इसी कारण से 50 साल इसके पूरे हो गए, इस कारण से ये चर्चा में आई है। तो अब देखिए, हमारे यहाँ की एजेंसी कब से, 1961 से ही दूसरे देशों में सड़कों को बनाने का काम कर रही थी, गर्व की बात है। हाल ही में स्वामित्व योजना का विस्तार अभी सभी राज्यों में कर दिया गया है। ये किससे संबंधित है? स्वामित्व योजना, स्वामित्व स्कीम किससे संबंधित है? 9 राज्यों में पहले ये शुरू की गई थी, लेकिन अब सारे फुल कवरेज इसका हो गया, सारे राज्यों में इसको विस्तारित कर दिया गया है। और ये पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को जब मनाया गया था 2020 में, तो 24 अप्रैल 2020 को इसको शुरू किया गया था। ये पंचायती राज दिवस होता है ना, उसी के दिन ड्रोन जैसी उन्नत तकनीकों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में रिहायशी जमीनों के स्वामित्व का मानचित्रण करना इसका उद्देश्य था।
है ना, स्वामित्व का मानचित्रण करना, संपत्ति रिकॉर्ड तैयार करना, उसका रखरखाव करना, ये इसका उद्देश्य था। पंचायती राज मंत्रालय की योजना, ठीक है, संपत्ति रिकॉर्ड रखरखाव, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ड्रोन मैपिंग इसके अंतर्गत की गई थी, ड्रोन मैपिंग, ड्रोन मैपिंग इसके अंतर्गत, ध्यान रखना। तो ये प्रश्न रहे, अब आगे के प्रश्न हम और डिस्कस करेंगे।